नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज इस प्रोग्राम में हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कि अडानी ग्रुप का क्या हो रहा है। ये अडानी का खेल, ये अडानी के किस्से, ये आप रोज आजकल सुन रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने जिस उनकी कंपनी का जो हालत चल रही है और बिल्कुल धरातल पे चले जा रहे हैं उनकी कंपनी के शेयर्स, और उसके पीछे क्या रहा है ये सबने देखा है। कुछ ऐसा लगता है कभी लाइटर वेन में आप सोचिए तो बचपने में एक नर्सरी राइम बड़ा फेम आज भी पढ़ाया जाता है, हम लोगों ने भी बचपने में सबने पढ़ा है। हमटी डम्पटी, हमटी डम्पटी sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's masters, all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. तो कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। आज की भी स्थिति में ऐसे ही लग रहा है कि सारे लोग, हमने इसीलिए कहा है कि मंडल कमंडल सबको खरीद लिया, सब लगे हुए हैं किसी तरीके से अडानी को बचाने में, बहुत से लोग, लेकिन फिर भी उनका शेयर जो है कंपनी का वो धरातल से ऊपर उठने में दिखता नहीं। और यही चीज इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। जसपाल भट्टी ने आज से कई वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें दिखाया था किस तरह एक गोलगप्पे बनाने वाला सड़क का आदमी, उसके नाम से वो बोलते हैं कंपनी फ्लोट कर देते हैं, और उस गोलगप्पे की कंपनी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, उसका एफपीओ चला और ओवर सब्सक्राइब हुआ, और किस तरीके से जो उसमें दिखाया कि बाद में धराशायी होती और तब लोगों को पता लगता है कि क्या खेल हो गया। कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे जसपाल भट्टी ने बहुत पहले उन्हें प्रीमॉनिशन हो गया था अडानी का, और जी ऐसी स्थिति आएगी। बहरहाल इस पे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जाने माने पत्रकार और इस सब्जेक्ट के बड़े एक्सपर्ट हैं रवि नायर, जो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि नायर आपका हमारे साथ आने के लिए। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार शीतल है, जो आप जानते हैं, और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक जोशी और आनंद वर्धन सिंह। तो बात की शुरुआत रवि नायर हम आपसे ही करना चाहेंगे, और यू आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स्ड और व्हाटएवर यू लाइक। Okay, I'll try to be in English. Wonderful, wonderful. Okay, so we're seeing that whatever is happening, and you know that I am projected as one of the conspirator by RSS mouthpiece organizer in a recent article. So I'm sure that you might have. So, and Alok Joshi's name is also there. Achha, yeah, Alok Joshi's name is also there. So I mean, you have to, there, so don't worry. yeah, so lucky that Sharad, you are having. Sharad, you are lucky that you are lucky that we. You are having two conspirators Yes, with you today. Privileged. I am privileged that to have two conspirators, and that Right. too pointed described as conspirators by the RSS organ. Yes, yes. What else is RSS organ organizers say? So even today the market started to fall. Even today the Adani stock started to fall. I think except right now, except ACC and Adani Ports and Special Economic Zone, most of the other shares or other companies are in red. And in the starting itself, many of the companies hit the lower circuit, and the transaction's been closed for the day. Interesting factor is that when it replied to Hindenburg, Adani tried to project, the Adani group tried to project it as an attack on India, and he invoked nationalism and all. But if you had watched the interview of Mrs. Nirmala Sitharaman, she had I did. Times Now, day before yesterday evening, she said, no, this is not an attack on India. It's actually the problem of a company. So that itself clear. So I think RSS and the ruling party people should understand now, this is not a conspiracy. This is a problem with one company. So that's it. I mean, you can ask me questions. It's better. Does it also? It can also mean Ravi कि निर्मला सीतारमन ने जो कह दिया कि ये देश का मामला नहीं है, आरएसएस को रिफ्यूट करते हुए,
उसका उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि नाउ गवर्नमेंट इज वॉशिंग इट्स हैंड्स ऑफ अडानी। देखिए, That's what I जस्ट felt. That's what I felt. The thing is that, see, it was always projected on this way, or it was obvious. I mean, from many decisions of this government, many actions of this government, it was that this particular group has been given no privilege. And government itself changed many times its own rules and changed the regulations to fit this group in thing of its business, this group's business interests. And it was accused not once, twice from Sri Lanka that Prime Minister and the government of India pushed this particular group's name for businesses in that country. Now news coming from Bangladesh also that the same thing happened in Bangladesh also. So why why one particular group? See, if it is port, we have government-backed entities like Jawaharlal Nehru Port Trust. Why Adani Ports? If it is solar, even there are many companies, even NTPC into solar now, renewable energy now. So why Adani? So these questions, when these questions should have asked properly, our media was silent. Even now, if you look at the media coverage, they are just saying that shares are falling, and some people are again going to that. I mean, if you read that opinion of Shekhar Gupta a couple of days ago in Business Standard, you will understand. So people see these things as there are a lot of envious people attacking Adani. That's not true. We have nothing to do with Adani, right? We are journalists. Most of the names mentioned in that organizer article, most of them, almost all of them were journalists, right? Why should we have something against one business group? right. Right. See, but It's our duty to explain to the people what is actually happening behind the scenes. That's नहीं, what we're ट्रूली, doing. बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि जर्नलिज्म में और जर्नलिस्ट का ये काम है कि कोई गलत चीज हो रही है उसको एक्सपोज करना है। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा हो गया है शीतल कि अगर आप सच बोलिए, जो सच सूट नहीं करता है रूलिंग डिस्पेंसेशन को, तो वो सच झूठ करार दिया जाता है। जो मतलब इस तरीके की, आप भी शीतल जमाने से पत्रकारिता कर रहे हैं हम लोग, और हमेशा पहले भी करते रहे, लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया टोटली गुलाम बन जाए और जो सरकार कहे उसी को अच्छा माने। हम लोग के टाइम में होता था कि जो सरकार की गलतियां एक्सपोज करते थे, कमियां एक्सपोज करते थे, बुराइयां एक्सपोज करते थे, या किसी कंपनी द्वारा बदमाशी की जा रही है, तो उसको बड़ा अच्छा जर्नलिज्म समझाता था। तो शीतल, देखिए, इस मामले में बहुत टेक्निकली मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं तो बल्कि रविनायक जी को फॉलो करता हूं और बहुत अच्छा मुझे वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन एक ले मैन की तरह से अगर हम देखें, हम कोई बिजनेस जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन एक सामान्य आदमी है, इस देश के नागरिक हैं। हमसे कहा गया था कि हमारे देश का मतलब उसकी अलग अलग नंबर्स अलग अलग लोगों द्वारा दिए गए थे कि इतना ज्यादा पैसा विदेशों में जमा है, अगर वो वहां से भारत वापस ले आए तो हर आदमी के खाते में, ये और किसी ने नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इसको एको किया था कि 15 से 20 लाख रुपए हर आदमी के खाते में चले जाएं। इतना पैसा हमारा बाहर जमा है। और बताया गया कि स्विट्जरलैंड में है और बहुत से टैक्स हेवंस है जिनके नाम बीच बीच में आते रहते थे, विभिन्न भाषणों में आते थे। 14 से पहले ये बहुत हमारे मतलब मेन शगल था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों के साथ मिलके सारा वहां स्टॉक कर रखा है और रोक रहे हैं, और अगर ये कांग्रेस पार्टी को हटा दिया गया तो ये सारा पैसा भारत में आ जाएगा और सबके खातों में पहुंच जाएगा। हैप्पी गो चला, बहुत दिन चला, इसको अच्छे दिन वाले में जोड़ गया था कि अच्छे दिन आएंगे, 2-4 साल में सबके पास आ ही जाएगा। सब अपने अकाउंट भी खुल गए थे, सबके अकाउंट्स वगैरह खोल दिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा जो इंटरनेशनल जर्नलिस्टों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के लीक्स वगैरह पे काम करता है और दूसरे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करता है, फिर वो एक साथ सबको देता है, सब लोग अपने यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ द हिंदू में और एक्सप्रेस में वो स्टोरीज आती हैं। उसमें 2 बार हमारे, एक बार पनामा पेपर, एक बार और दूसरा मैं स्लिप कर रहा हूँ, उसका क्या नाम था, ये पेपर करके सेंट किट्स, ऑफशोर लीक्स, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, यस, ही इज करेक्टिंग। तो वो सब आए हमारे पास।
उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पे कार्रवाई हुई। नवाज शरीफ तब से राजनीति से ऑब्लिवियन में चले गए, जेल वेल गए, बहुत सब कुछ हुआ। बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोगों के इस्तीफे हुए, लोगों की यहाँ जांच वांच हुई। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कुछ नहीं हुआ। उसको संसद में पूछे जाने पर तब उस समय जो वित्त मंत्री थे हमारे जेटली साहब, उन्होंने कहा हम दिखवा रहे हैं, ये दिखवा रहे हैं। चलता रहा, देखते रहे, वो चले गए। उसके बाद दूसरे लोग आए, अब वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या दिखवा रहे हैं कि नहीं दिखवा रहे हैं, पता नहीं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ साफ उन्होंने नाम दिए। इस पर मेरा ध्यान है एक नागरिक के नाते कि उसमें बाकायदा वो बता रहे हैं कि देखिए, एक भाई इनके विदेश में रहते हैं और घर के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मामलों में हमारी टैक्स एजेंसियों द्वारा चार्ज किए गए हैं। एक मामला मैं खुद भी जानता हूँ, क्योंकि बहुत समय से मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो इनकी ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। तो ये शुरू में जो करते थे, खैर उसको रिपीट हम कई प्रोग्राम्स में कह चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि 2002-2003 में जो पार्लियामेंट की कमेटी ने जांच की थी उस समय केतन पारेख वाले प्रसंग की, केतन पारेख वाले प्रसंग में जिन 10-12 उद्योगपतियों और उनकी कंपनियों के नाम है, उसमें दूसरा या तीसरा नाम गौतम अडानी का है। और वो मामला भी जांच की रिपोर्ट में आया, फिर उस पर एक्शन टेकन, रिपोर्ट्स कई बार फाइल होती रही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अडानी कांग्रेस में भी अपने हितों को मैनेज करने में सफल रहे। इसमें बिल्कुल शक नहीं। कांग्रेस के बहुत सारे, मैं उससे प्रूव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बातें मैं सुनता रहता हूँ और बहुत सारे लोग बताते हैं कि कांग्रेस के भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस का पैसा अडानी साहब के यहाँ है और देश के बहुत सारे इस तरह के लोगों का पैसा उनके यहाँ लगा हुआ। ये पैसा कैसे लगता है? ये पैसा इन्होंने कोई एप्पल नाम का फोन नहीं इजाद किया, या इन्होंने विंडोज नहीं बनाई, या इन्होंने एक कार नहीं बनाई टेस्ला जैसी, ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया, या इन्होंने इस तरह का बिजनेस मॉडल नहीं बनाया जैसा वो जेफ ने बना रखा है अमेजन वाला। ये इनका एक ही बिजनेस मॉडल था कि इस तरह का जो काला पैसा है इसको कैसे व्हाइट किया जाए। तो उसके लिए इनके है, वहाँ टैक्स हेवंस में होता है। हिडनबर्ग ने उनके नाम दिए हैं, इनकी बुक से ही दिए हैं। उन्होंने जो रिसर्च की है, इनकी जो डिक्लेरेशन लोकली और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास है, उसमें से दिए हैं कि वही पैसा रीरूट होके मॉरिशस से भारत में आता है। ये तो हमारे सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स जानते हैं, हमारे सारे बिजनेस जर्नलिस्ट जानते हैं कि भारत में जो पैसा लगता है वो भारत से ही चोरी किया हुआ होता है और मॉरिशस के रूट से व्हाइट कर लिया जाता है इन्वेस्टमेंट बता के। तो इनकी कंपनियों मॉरिशस या और इस तरीके की कंट्रीज, आइलैंड्स हैं, मॉरिशस की तरीके के और भी आइलैंड्स है, मॉरिशस है, अन्य है। तो ये जो डिटेल्स आए हैं, अब जब डिटेल्स आ गए, कंपनियों के नाम आ गए, उन कंपनियों के कैरेक्टर्स आ गए, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके उन कंपनियों के कैरेक्टर्स दे दिए कि वो कंपनियां सिर्फ यही काम कर रही हैं, उनका कोई बिजनेस उस देश में नहीं है। और उसमें से एक कंपनी में तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के भाई या बेटा था, उसने रिजाइन भी किया अभी हाल में, ये हल्ला मचने के बाद, हिडनबर्ग का, जॉनसन के भाई ने। तो ये जब दुनिया में सबको शर्म आ रही है, तो हमको क्यों नहीं शर्म आ रही है कि हम उन कंपनियों के अब नाम पता है, उनके द्वारा भेजे गए पैसे पता है, उनका कैरेक्टर पता है, उनके एड्रेसेस एक हैं। हमारे देश की संस्थाएं, हमारी सरकार, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारा ईडी, ये सीबीआई इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मैं सिर्फ इतना सा सवाल भारतीय जनमानस में अपने जैसे दूसरे नागरिकों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। इसमें बहुत काबिलियत की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है। बाकी काबिलियत की बहुत सारी बातें नायर साहब वगैरह बताएंगे, इन लोगों का स्पेशलाइजेशन है, बहुत चीजों को गहरे जानते हैं। एक दूसरा मैं फर्क देख रहा हूँ कि देश में शेयर मार्केट वगैरह में और शेयर में जुड़े हुए ज्यादातर लोग वही हैं जो भारतीय मध्य वर्ग का निर्माण करते हैं, जिनमें से ज्यादातर बड़ी जातियों के लोग हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे होंगे, आज भी होंगे हो सकता है। लेकिन आज ये सूचना आने के बाद और आज ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स को खरीद लेने के बाद, उनकी तारीफ कराने के बाद, सारे मीडिया से अडानी के पक्ष में कैंपेन चलाने के बाद भी वो लोग अब पैसा नहीं डाल रहे इन कंपनियों, वो पैसा निकाल रहे हैं। ये जो विश्वास टूटा है, यानी वो हिडनबर्ग पर विश्वास कर रहे हैं, मोदी जी और उनकी सरकार और एजेंसियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है जो आपने कहा, और इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, किस तरीके से इस गिरते हुई इमारत को बचा ले। लेकिन मुश्किल लगता है
और जिस तरह से हमने देखा है रवि नायर, इससे पहले कि हम आनंद वर्धन आपके पास आए, हम फिर से रवि नायर के पास जा रहे हैं कि ये जो आपने एक और अभी रिसेंटली वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट करी थी रिगार्डिंग अडानी का जो प्रोजेक्ट झारखंड में लगाया गया कोडा में, और वो था डेडिकेटेड टू बांग्लादेश की पावर प्रोजेक्ट। और उसमें ये बताया गया रवि की बांग्लादेश में ऑलरेडी सरप्लस पावर थी, फिर भी शेख हसीना ने उसको एक्सेप्ट किया और इस प्रोजेक्ट को साइन किया, इसके डील को साइन किया, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें कि इससे मोदी खुश होंगे ये प्रोजेक्ट देने से। और वो एंटायरली उसमें से 1 किलोवाट भी इंडिया में नहीं आनी है, वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो एंटायरली बांग्लादेश के लिए डेडिकेटेड है। तो ये समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश ऑलरेडी सरप्लस पावर है, तो उसने खाली मोदी को खुश करने के लिए डील साइन कर ली। इतना प्रेशर था क्या उनके ऊपर? See, when this actually this decision was taken in 2015 to on that time 2 MOU साइन किया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 MOU साइन हुआ था। अच्छा। एक था रिलायंस पावर ADA जनरल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का रिलायंस पावर, एंड दूसरा था अडानी ग्रुप। ये हुआ था करीब फर्स्ट वीक ऑफ जून 2015 में, जब प्रधानमंत्री पहली बार ऑफिशियल विजिट के लिए बांग्लादेश गया था। मिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम in his official capacity as the Prime Minister. So, after a few months, it came into light that Reliance का जो पावर स्टेशन है वो उधर ही बनेगा, लेकिन अडानी का उधर नहीं बनेंगे, वो इंडिया में झारखंड में बनेंगे। रिलायंस का अभी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। इट्स अ गैस बेस्ड पावर स्टेशन, इट इज इन बांग्लादेश ओनली। लेकिन अडानी का ये डिसीजन क्यों चेंज हुआ पता नहीं, बट डिसीजन चेंज्ड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट अडानी's पावर स्टेशन will be built in Jharkhand, and there will be a dedicated transmission line from Jharkhand crossing West Bengal to the Bangladesh border and power will be produced produced here and it will be exported to there. Ravi, sorry to interrupt you. Isn't the first? Can I just interrupt you? Is it the first time कि इस तरीके का प्रोजेक्ट आया है जो लग रहा है इंडियन सॉइल पे, लेकिन डेडिकेटेड है फॉर अनदर कंट्री? Complete for the complete, yes, that is, I mean, if this is the first such a project, पहली बार ऐसे प्रोजेक्ट हुआ था। इसका स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, that if you look at it, somewhere around 2016, Adani Group requested the then Raghubar Das government of Jharkhand that they need 2,000 acres land for this project. That was a BJP government. So after some time, the government responded to Adani's saying that they can acquire around 917 acres, nearly 1,000 acres of land. And when the land acquisition started, the government itself, the Raghubar Das government, changed its own rules, the state's rules, to acquire this land. Many farmers were evicted forcefully. There were a lot of violence. There are a lot of court cases. The protesters and activists were jailed for months to suppress this. And then, I mean, of course, Adani got the land. Then and this is all in public domain. It's widely published. It's all reported, well reported and documented. In 2017 November, Adani signed the power purchase agreement with Bangladesh. In 2019, just a couple of months, just few days, just I think a week or two before the announcement of the general election, parliament election, Modi government changed its own rule, which it created in 2016, and gave this particular power project the status of special economic zone. Oh yes. It was, see, there is no other power station in India, standalone thermal power station in India, which has a special economic zone privilege. So this was granted to Adani in 2019 February, just
मार्च में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था. स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या क्या बेनिफिट मिल गए अडानी को? यस, आई एम कमिंग इनटू दैट. सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इसमें जो हमारा नॉर्मल कंट्री का जो नॉर्मल टैक्स लॉस है वो अप्लीकेबल नहीं होता. लाइक द फर्स्ट थिंग इज, most of whenever almost all of Adani's thermal power plants, even the renewable like solar and all, most of the things, equipment, machinery, everything are imported mostly from China, right? So if a project is in the SEZ, उधर custom duty and import duty is not applicable. कोई ड्यूटी नहीं देना. No cess, no surcharge, no service taxes. सब छोड़ो ना, I mean, income tax भी नहीं देना. First 5 no years, income tax also. For the first 5 years, no income tax at all. Then for the next 5 years, only 50%. Then for the next 5 years, from the profit, whatever plot back into the project, so 50% of that. So, in simple, what happens is what happened was the land was forcefully acquired. Okay. Coal will come from Adani's coal mines in Australia. It will come to Orissa, Dhamra port in Orissa. From there, it will be transported by rail to Godda in Jharkhand by around 700 kilometers, 692 kilometers. The coal will be burned here. The water will be drawn from Ganges river through a pipeline of around 92 kilometers. The coal will be burned here. सारा पोल्यूशन झारखंड में. All the after effects are for people of the Indian citizen, people of India, especially in the poor areas like Jharkhand. And जब Ganges से इतना पानी निकालेंगे, the expert committee report already stated that Ganges dolphins extinct होने का chances है. So इतना पानी होना नहीं चाहिए, but nobody cared. Now after this, Adani will sell the electricity to Bangladesh and he will earn billions. Okay, and in the interview to that India TV, Rajat Sharma, Mr. Adani said that Mr. Modi is not giving any special privileges to him, and it has been Nirmala Sitharaman said this yesterday. Nirmala Sitharaman यही बोल रही थी. Yes, it was accused because they both are from Gujarat. That is why. And Nirmala Sitharaman was saying that no company is getting any special privilege. So if this is not a special privilege, then I mean, someone has to explain me what is special privilege. What is special privilege? Very well. It's very well said. ये तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब पूरा क्रिएट किया गया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही क्रिएट करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन. Yes, that permission should come from the government of India, union government. Facilitation. See, actually, what happens? One more thing I like. Please go ahead. In Indian states, when you build a thermal power plant, the place like Jharkhand, 25% of the electricity should be supplied to that state itself. But in this case, in Adani's case, that rule has been changed, and he got relaxation from that particular thing. So he can export 100% electricity and earn 100% from Bangladesh without giving any kind of taxes. Means that the entire project was designed to facilitate Gautam Adani rather than for the people of Jharkhand or the people of India. Clearly, government did not design the project. Adani designed the project for his own benefit, and government gave complete blanket support. Right. So what I'm saying is the government's design was made to facilitate Adani. Yes. The Adani's project. Yes. Yes. तो आनंद मदन सिंह के इसी तरीके से ये सरकार इसी तरीके से चल रही है. आप देख रहे हैं, आप भी जमाने से पत्रकारिता कर रहे हैं, और आपने बड़ा लंबा जो हे राम टू जय श्री राम जो आपकी किताब है, उसमें आपने बहुत सी चीजें लिखी हैं. उसमें इस तरीके की क्रोनी कैपिटलिज्म, जिस तरीके का यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है, इसके हम बात रवि नायर से भी पूछेंगे. आपको लगता है कि ये मतलब कोई इसकी सीमा नहीं है? आज की डेट में सारा मीडिया लगा हुआ है उनको सपोर्ट करने में, संभालने में, लेकिन संभाल नहीं पा रहे. अनम्यूट कर लें. भाई मैं दो चीजें
गोडा वाले प्लांट को दो चीजें ऐड कर दूं जिससे दर्शकों को वो क्लैरिटी और हो जाए। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे एक बांग्लादेश हमारी सीमा से लगा है, वैसे ही नेपाल हमारी सीमा से लगा, और हाँ नेपाल की जो नदियां हैं वो हर साल हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में वो हैवक, मतलब वो प्रलय आता है। हाँ हाँ उसका बिल्कुल। मुख्य कारण यह है कि वो जो पानी है वो कंट्रोल नहीं होता, वो पानी अपने हिसाब से छोड़ते हैं। नेपाल को जब लगता है कि पानी हम नहीं, तो वो छोड़ देते हैं पानी, और हमारे यहाँ बाढ़ आती है। बात और आती है इसका आज बिल्कुल। से नहीं है, इसका पिछले 35 साल से मेरी नॉलेज में हम नेपाल सरकार से बार बार नेगोशिएट करते हैं। उनका एक है कि हाइड्रो पावर, अब मुझे आज की स्टेटस नहीं मालूम है, मतलब टू बी वेरी फेयर टू, नहीं नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न ईस्टर्न यूपी बहुत बुरी तरह अफेक्टेड रहता है इससे, इस एंड पानी से। बिहार, एंड बिहार। हाँ एंड बिहार। और उनका एक चीज बार बार कहना ये होता है कि भाई आप इस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाओ, आप पूरा खर्चा करो, और वी विल शेयर, हमें इतना तुम फ्री में दो और इतना तुम कुछ करो। और वो उस पर आज तक कोई बहुत बेसिक निर्णय नहीं ले पाए। तो एक तो मैं ये चीज बता दूं कि अगर आपको बिजली का या किसी एक्सपोर्ट करना था तो आज आपकी समस्या जो है उसको आपने एड्रेस नहीं किया था। दूसरा, मैं गोड्डा वाले में एक चीज और जोड़ दूं, ये जो टोटल बेईमानी हो रही है ना, इसका क्वांटम इतना बड़ा है। इनको पहले ले जाके ऑस्ट्रेलिया में माइंस दिलाई गई। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने जब माइंस दिया तो वहां का एनवायरमेंट वाले जितने थे कोयले के खाने, वहां के एनवायरमेंट वाले रोड पे आए, सरकार को मतलब वहां जाम हुआ, बंद हुआ, और फिर हमारे देश के जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं उनके इंटरवेंशन से वो सब चीजें सेटल हुई। अब अभी ये जो बात हो रही है गोड्डा में, जो मामला है, थर्मल पावर प्लांट की बिजली जो बांग्लादेश जा रही है, इवन बांग्लादेश इज टुडे क्वेश्चनिंग, क्योंकि कोयले का दाम इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है। ये भाई साहब तो वही पुराना, क्योंकि इनकी आदत हिंदुस्तान की है कि मैं कुछ भी खरीदूंगा, आपको कुछ भी मतलब मैं जितने में चाहूंगा उतने में बेचूंगा। बांग्लादेश इज ऑब्जेक्टिंग टू इट। तो इवन दिस प्रोजेक्ट आज की तारीख में, जैसा आपने कहा ना झारखंड को जरूरत, न इंडिया को जरूरत, न बांग्लादेश को जरूरत, ये किसकी जरूरत है, ये भाई साहब ने एक बना के खड़ा कर दिया। क्या अब जो मूल प्रश्न है जो आपने मंडल कमंडल किया, मैं दो चीजें इसलिए कर दूं कि एक जो फर्क मैंने देखा, और क्योंकि अंबानी अडानी की बार बार बात हो रही, मैं थोड़ा फर्क जो मैं देख रहा हूं, अंबानी साहब के ऊपर ये आरोप लगता है कि पॉलिसीज चेंज कराते थे और फिर वो उसमें अपना वो कर देते। लेकिन पिछले 7-8 साल में हमने एक चीज देखी। अच्छा, मैं 1990 से पहले जब लाइसेंस राज था तो ये बहुत कॉमन चीज थी, और आपने भी देखा होगा, आज भी है कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं या आप कोई वो हैं तो किसी को वो पेट्रोल पंप दे दिया गया, किसी को ये दिया जाता, और ये ओपन सीक्रेट। बड़े बड़े जो नेता हैं, किसी के पास 6 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 4 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 8 पेट्रोल पंप है, ये लाइसेंस आज में था और आज भी वो चल रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिसीज में ये सब होता रहता, लेकिन देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो विदेश में जाके और स्पेसिफिक टेंडर को, ठेके को दिलवाए, ये नहीं होता। जनरल वो होते थे, रशिया से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, अब उसके बाद रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका ट्रीटी साइन हो गई, उसके बाद जो ये सब ठेकेदार से अपना लगे रहते थे किसको कहाँ करना है, क्या करना है। अब जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो फ्रांस में जाके कहता है नहीं इनको दीजिए, वो फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके इनको दीजिए, श्रीलंका में जाके कहता है इनको दीजिए, बांग्लादेश में जाके कहता है इनको दीजिए, अभी मालूम नहीं कहाँ कहाँ पता लगेगा कि इनको दीजिए। और जो शीतल भाई ने मैं कुछ चीजें अलग अलग वो डिस्जॉइंटेड लगेंगी, लेकिन सब चीजें आके एक जगह मिलेंगी। हाँ बोलिए 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 बोलिए। बोरिस जॉनसन के जो भाई है जो जॉनसन, उन्होंने उससे इस्तीफा दिया जिस कंपनी के ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने इनकी कंपनी के शेयर की लेन देन की। ऑन दिस चार्जेस द जेंटलमैन हैज ऑलरेडी रिजाइंड। और दूसरा आरोप यह भी लग रहा है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, देखिए एक बहुत बारीक फर्क है, हिंदुस्तान में भी हो क्या रहा है, सारे लोग निकल के ये कह रहे नहीं स्टेट बैंक को कोई खतरा नहीं, LIC को कोई खतरा नहीं, ये सबको पता है कि किसी को खतरा नहीं। टू बी फेयर टू अडानी को भी खतरा नहीं। अडानी का जब शेयर कम हो जाएगा तो अडानी के पोर्ट वैसे ही रहेंगे, अडानी के एयरपोर्ट वैसे ही रहेंगे, अडानी का पावर प्लांट वैसे ही रहेगा, अडानी को कौन सा खतरा है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ, खतरा किसी को नहीं है। खतरा जो है वो इस बात का है कि लोग जांच नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसने स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं, और उस आरोप की बेसिस पे अगर जो जॉनसन वहां रिजाइन कर सकता है तो उस आरोप की आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं यहाँ पे? उसने स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है,
उसने कहा है कि शेयर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, पीपल हु आर ऑडिटिंग देयर बैलेंस शीट आर नॉट कॉम्पिटेंट। तो आप उसकी जांच नहीं करा रहे हैं, आप बाहर निकल के कह रहे हैं कि नहीं नहीं एलआईसी ठीक। अरे भाई सबको पता है एलआईसी के लिए अगर 74,000 करोड़ चला भी जाता है तो हमारे आपका देखिए इसका फर्क क्या पड़ेगा। जो हमें एक बोनस मिलता है, जो एलआईसी एक आपको फिक्स हो देती है, एक बोनस देती है, उसमें शायद 400 की जगह हमें 390, वो पता भी नहीं लगेगा। लेकिन लेकिन जो मूल बात रह जाती है कि सब ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। आपने आके मेरी बहुत पिटाई कर दी और आपने पिटाई की, अब आप नहीं नहीं वो ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई पहले बताइए तो आपने आके मेरी पिटाई क्यों की? जांच तो इसकी होनी चाहिए ना, वो जांच लोग नहीं कर। मैं एक दो चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक दो चीजें चेंज होती जा रही है। जैसे सबको है, शीतल जी ने कहा कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक जमाने में नेता नेता होता था, सेठ सेठ होता था, सेठ पैसा देता था इलेक्शन के समय और नेता। आज की तारीख में नेताजी भी इन्वेस्टर हो गए। हमारे कितने नेताओं के बारे में में किसी का होटल है तो किसी का कहीं इन्वेस्टमेंट है, किसी का, आप शहर में कोई भी बड़ा, हम लोग भी, हम और आप लखनऊ में रहते हैं, हम लोग कई जगह जानते हैं जहां कहा जाता है कि अरे ये तो उनका है, उनका पैसा लगा हुआ है। तो वी ऑल नो नो द नेता हैव बिकम अ बिजनेसमैन एंड वाइस वर्सा ठेकेदार हैज बिकम अ नेता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आज ठेकेदारों को देख लीजिए, नाम क्या लेने की जरूरत है। आप बड़े से बड़े ठेकेदार हो, कहीं का ठेका ले रहे हैं और वो सब नेता है, लिखते हैं भाई, उसमें कहीं कोई छुपा के नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो केवल इसमें लिख नहीं रहे, उनके पहनावे में भी और खास करके जिस जगह से मैं आता हूँ और शीतल जी आते हैं, वहां पे एक ड्रेस कोड है, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद जूते, मोटी गले में चेन और हाथ में जो बांधता हूं मैं ये और मोटा वाला। आप ये डिफरेंस हैं कि वो नेता है, कि वो ठेकेदार है, कि वो गुंडे हैं, वो तीनों हो सकते हैं और तीनों एक में भी हो सकते हैं, 3 in 1 भी है। कॉम्बो है तो तीनों एक में भी दिया जा सकता है, कॉम्बो इफेक्ट है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अडानी जी के ऊपर हमने एक नई चीजें देखना है। ये पहले भी जैसे गुंडों की, माफियाओं की जात नहीं होती थी, धर्म नहीं होता था, गुंडा गुंडा था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि गुंडों की जात होने लगी। दाऊद मुसलमानों के गुंडे हो गए, छोटा राजन हिंदुओं के गुंडे हो गए। उसी तरह से अडानी जी तरह से अडानी जी एक नए रोल में आने की कोशिश कर रहे हैं। We are losing your voice. आपकी आवाज जा रही है आनंद, आप रिकनेक्ट कर लें, आपकी आवाज जा रही है। शीतल आप इस पे जो है, आपने सुना इनको, ये सब बातें तो चल ही रही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ भी ये चेंज होने वाला है जहां तक मीडिया का रुख है? और शायद इसी वजह से कोई जांच नहीं बैठ रही है, क्योंकि मीडिया टोटली प्ले कर रखा है, उन्हीं की लाइन प्ले कर रहा है, इसको अंडर प्ले किया जाता है। इसलिए अगर ये किसी और के खिलाफ होता तो शायद बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता मीडिया में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये मुमकिन है कि ये जांच वगैरह, देखिए जिस तरीके का प्रधानमंत्री का रवैया है, तो ये भी हो सकता है कि किसी टाइम पे वो अडानी डंप कर दिए जाए और इलेक्शन के पास जब उससे फायदा, क्योंकि इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो होने लगे तब जांच बैठा ली जाए। शीतल आप अनम्यूट कर लें। नहीं, अडानी को डंप क्या करेंगे, वो डंप हम नहीं करेंगे। मान लीजिए कि जांच बैठाने की बात जो है भाई 2002-3 की जांच में वो है और उन पर कुछ नहीं हुआ, तो 2023 में भी कोई जांच, मान लीजिए बहुत प्रेशर आया और कोई जांच बैठ भी गई, पहले तो जांच का कैरेक्टर बनाना कि कौन उसकी जांच करेगा, कौन करेगा जांच, होंगे कौन उस जांच कमेटी का प्रेसिडेंट होगा। शीतल, आई एम इंटरफेयरिंग, ज्यादा चांसेस है ऐसी कोई जांच कमेटी। शीतल एक मिनट, लेट मी इंटरफियर हियर। अच्छा, 2021 जुलाई में महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन रेज किया था, दैट वी रोट कपल ऑफ आर्टिकल्स एंड ऑन दैट टाइम Adani shares fell down, and it started on June when Economic Times published an article saying that few of the foreign portfolio investors जिन्होंने अडानी के कंपनीज में
निवेश किया हुआ है, Invest किया। बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है, और उनका जो अकाउंट्स सेबी ने फ्रोजन किया है। सो जब इकोनॉमिक ओह। टाइम्स ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था, उस टाइम बड़ा हंगामा हुआ था, और उसके बाद अडानी साहब ने जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो चीफ एडिटर और एंड कपल ऑफ अदर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट डिफॉर्मेशन सूट भी फाइल किया, एंड ही फाइल्ड अ डिफॉर्मेशन सूट अगेंस्ट CNBC TV 18's Right, chief right, editor right. also. On that time, we also wrote something, and Mahua Moitra picked up this, and she raised the question in Parliament. So, उस time the Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary, उसी time उन्होंने रिप्लाई में बताया था that सेबी इसकी जांच कर रही है ऑलरेडी, अडानी Oh. ग्रुप कंपनीज का, उसका ट्रांसैक्शन का उस टाइम जांच कर, सेबी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और DRI का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, राइट? Okay. Revenue Intelligence, It's- Directorate of it's- Revenue Intelligence. जी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का। सो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। उस जांच का क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? अभी That's it. अभी अभी वित्त मंत्री बोल रहे हैं दैट निर्मला सीतारामन इज सेइंग एंड अदर्स आर सेइंग दैट सेबी विल इन्वेस्टिगेट, द रेगुलेटर विल इन्वेस्टिगेट। सो अभी तक जो उनका इन्वेस्टिगेशन है, उसका नतीजा क्या है? हाँ, कोई ये तो अभी तक नहीं, बट ये दैट मींस इट इज अ लाइज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर कि जब जांच Now wait, उन्होंने तो admit नहीं किया। Sharat, let me complete. In last September and October, it was reported by LifeMind and Business Line, Hindu Business Line, that Mr. Gautam Adani visited the SEBI headquarters twice. पिछले सितंबर और अक्टूबर में मिस्टर गौतम अडानी सेबी के ऑफिस गए थे 2 बार, और उनकी जो सेकंड विजिट में, दूसरी बार जब विजिट किया था, पहले बार इन्होंने ऑफिशियल्स वगैरह से मिले थे, इनके सेकंड विजिट में इन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुलाकात की, और सेबी चेयरपर्सन से भी पर्सनल मुलाकात की, और बहुत देर तक बात की। सो सेबी का जांच इनके अगेंस्ट चल रहा है, और इनकी कंपनीज के अगेंस्ट चल रहा है, तो एक क्या बात किया होगा? Was it right from the part of SEBI to entertain him? Mr. Gautam Adani? Yeah, right. So That's right. I don't think there will be a proper this. See, if you look at Mr. Modi government and how the way it works, okay, whenever something critical comes, Mr. Modi never comments. He personally never comments. Best example is the Chinese incursion. He never said the word China after April 2020, right? He never said the word China in public. When the COVID was at the peak and a lot of people were dying on the street, Mr. Modi never commented anything. When everything was under control, he came back to take that. Oh, I have done everything. That. Okay. Another. I mean, there are. See, the Rafale thing. When the Rafale allegations broke out, Mr. Modi never commented anything till the Supreme Court, Ranjan Gogoi-led bench said that okay, we cannot entertain this petition. Supreme Court didn't give a clean sheet on that. Supreme Court just said that we cannot entertain this petition, right? So, Mr. Modi never speaks on critical issues. So, what he does is, he just waits. जब तक ये शांत हो जाएगा ना, जब तक ये शांत हो, आजकल देखो होता क्या है, हमारा जो न्यूज़ साइकिल का ना, तो न्यूज़ का शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम हो गया। पहले हम क्या करते थे, दैट वी रेगुलरली फॉलो वन टॉपिक टिल इट रीचेस कंक्लूजन। बफोस केस में क्या हुआ था, मिस्टर राम ने क्या किया था, राइट? सो इन द केस ऑफ 2G, टिल इट रीच्ड एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, everyone followed it. It happened in the coal scam also. I mean, a lot of Jain Hawala case, you mentioned them. But after this government came into power, they never ever ordered a single investigation or inquiry into any allegations. This is Mr. Modi's speciality. I mean, he did the same. Since he became the chief minister in Gujarat, there were a lot of allegations, like 21,000 crore rupees of GSPC, Gujarat State Petroleum Corporation, just vanished into thin air. He didn't order any investigation. CAG highlighted it, right? In this also, I seriously doubt there will be a proper investigation. He will wait. Mr. Modi and his government and BJP leaders will wait. After some time, this will calm down. Media will forget it.
वैसे ही मीडिया कुछ खास कर नहीं रहा है बिकॉज द शेयर हाँ प्राइस आर फॉलिंग नाउ, सो दे हैव टू हाईलाइट इट, अदरवाइज मीडिया कुछ खास नहीं कर रहा है. सो नहीं कर रहा है. he will wait, and this also will after 1 or 2 year we'll again say, so 2020 जुलाई का इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, 2023 फरवरी में जो इन्वेस्टिगेशन बोला था उसका क्या हम पूछेंगे, वही होने वाला है. नहीं वे बिल्कुल, you're absolutely right. I would be surprised if that. बट मेरा सिर्फ मानना ये था शीतल कि जिस तरह मोदी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो क्या ये पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए ये भी मुमकिन है, मैं एक सवाल रेज कर रहा हूँ खाली, कि क्या ये पॉसिबल है कि उस टाइम पे कुछ ऐसी खाना पूरी करी जाए जिससे दिखे, होगा नहीं कुछ, लेकिन जिससे दिखे कि नहीं नहीं वो इसमें और किसी को वो क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं है कोई उनका, ऐसा मुमकिन हो सकता है, आपको लगता है? नहीं, मोदी जी का जो स्टाइल है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता. मोदी जी कभी भी गिल्ट को लेके नहीं चलते, जो है सो है, वो उसको दूसरी तरह से बुलडोज करते हैं. जैसा उन्होंने कहा वो उस पर बात ही नहीं करेंगे, वो बात ही कुछ और करेंगे. वो हिंदू मुसलमान की बहुत सारी बातें हैं जिनमें से कोई एक बात करेंगे और वो आपको उस पे ले जाएंगे. वो ले जाएंगे कि पाकिस्तान का राहुल गांधी से कैसे कनेक्शन है और कैसे यहाँ तालियां बज रही हैं पाकिस्तान में. कुछ इस तरह की बात करेंगे जिसका इस बात से कोई मतलब ही नहीं होगा. इस नहीं, हिंदुस्तान में उठे हुए किसी सवाल से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप एक सवाल होगा कि पाकिस्तान में राहुल गांधी के इस प्रस्ताव पर तालियां क्यों बज रही हैं. इस पर हमारी आपकी बहस को ले आएंगे. उनके सारे चैनल शाम को वही बहस कर रहे होंगे, उनके सारे अखबार वही छाप रहे होंगे, सारा सोशल मीडिया पे उनकी प्रोफाइलें वही सब कर रही होंगी. वो एक उन्होंने एक कल्ट क्रिएट कर दिया है जिसमें वो, ही इज राइट मिस्टर नायर, being chief minister and being prime minister, he never ordered a single inquiry in any issues where even like वो 20,000 करोड़ साफ होना जीएसपीसी का, गुजरात गैस वालों का. आप सोचिए एक चेकर का 20,000 करोड़ चला जाए, जांच ही ना हो, तो ये इसमें जांच होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं. इसमें तो सीधा सीधा मामला है. अब सबसे लेटेस्ट वाला सोचो ना, लास्ट ईयर जब अडानी ग्रुप के पास एनडीटीवी जाने से पहले श्रीनिवासन जैन ने एक एक्सपोजे किया था दैट द कॉन्ट्रैक्टर्स इन कर्नाटका गवर्नमेंट alleged and they have written to the prime minister saying that Yes. the ministers and officials in the state of Karnataka need 40% cut in every contract they get, right? So the tag also came in 40% government, right? They kept repeatedly writing to the prime minister. हुआ क्या है? अरे दो कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो सुसाइड भी किया है. ये लिख के 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने सुसाइड किया है, उसमें कुछ नहीं हुआ. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और कॉन्स्टेंटली वहां के ये तो वहां के ठेकेदार बड़ी हिम्मत उन्होंने की है कि सुसाइड किया, लिखा, शिकायत की, कंटिन्यूअसली पीएमओ को लिखा और पीएमओ ने कुछ नहीं एंड पब्लिश भी किया. उन्होंने जो लिखा था उन्होंने मिनिस्टर्स का नाम तक बताया. एक्चुअली वो जानते हैं कि मीडिया उनके सवाल को, अब मीडिया उनका, उन्होंने जो ब्रिटिश बीबीसी को जो इंटरव्यू में 2002 में जो कहा था कि हमने अभी मीडिया मैनेज करना है, सिर्फ मीडिया हमसे मैनेज नहीं हुआ, वो तो ही वाज क्लियर एट दैट टाइम. उन्होंने मीडिया मैनेज करना था और वो उसमें अब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए. He learned that art. He learned the art over a period of time. किसी की बात सुनने का कोई मतलब नहीं है. बाकी लोगों को तो 5 किलो राशन उन्होंने दे दिया है, दैट्स ऑल. उतने रखेंगे और कहेंगे हमारा देश विश्व गुरु है. और आप देखिए अमेरिका से दूसरी रिपोर्ट भी तो आई है, जिस रिपोर्ट को लेके गागा हो रहे हैं पूरा सोशल मीडिया पे ये लोग, कि अमेरिका की एक रिपोर्ट कह रही सबसे पॉपुलर लीडर हमारे प्रधानमंत्री हैं. ये रिपोर्ट भी तो अमेरिका से आई है. ये रिपोर्ट देशभक्ति है और वो रिपोर्ट देशद्रोह है. ये तो डबल स्टैंडर्ड्स, क्या कई तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो चेहरा देख करके और पार्टी देख करके कानून बनते हैं. ये जो बात हो रही है मीडिया कंट्रोल की, आनंद वर्धन सिंह, कल इनका जो निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू आ रहा था इंडिया टीवी पे आपकी अदालत में, उसमें उन्होंने पूछा, रजत शर्मा ने कहा कि विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि आप जो हैं वो चाइना की तरीके से क्यों नहीं बन सकते. चाइना देखिए किस लेवल पे था
12 में, और आज दो चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं, कितना डिफरेंस है। तो उनका जवाब ये था कि चाइना जो है डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में मीडिया कंट्रोल रहता है, मीडिया पे कंट्रोल रहता है। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आपको क्या लगता है आनंद वर्धन मैं जी? मैं एक बात जरा ये याद दिला दूं, क्योंकि सुसाइड की बात शीतल जी ने कही है, दो हाँ ठेकेदारों की। अरे साहब, एमपी ने सुसाइड कर लिया था, और वो दमन का एमपी आके महाराष्ट्र में इसलिए सुसाइड किया था कि मेरा राइट, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए। राइट, और उसने हम्म उसने 20-25 पेज की एक चार्जशीट जैसी चीजें लगाई राइट, थी। लीव असाइड हम्म। एनीथिंग, आप मान लीजिए ठीक है, ठेकेदार बेईमान होता है, कमाता है 40, अरे एमपी था और उसने सुसाइड किया और उसने चार्जेस हाँ लगाए, उसको हम लोग हम्म। भूल गए। जो जो नहीं, जो बात कहना वो चाह तो हम रहे हैं, एब्सोल्युटली कन्वीनियंटली, करेक्ट, जो हमें कन्वीनियंट होता है मीडिया, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया, मीडिया में हम स्पेसिफाई करना चाहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि हम भी मीडिया है और हम लोग गोदी मीडिया नहीं है, और इसमें हमें गर्व है इस बात पे। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से करता है, छुपाने का, दबाने का, वो उस तरीके से कि खुश करने का। अगर शेख हसीना खुश कर रही थी मोदी को खुश करने के लिए प्रोजेक्ट साइन कर सकती हैं, तो भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रोज यही काम करता है, सुबह से शाम तक यही करता है। जरद भाई, मैं बिल्कुल इस मामले में, देखिए मैं थोड़ा सा, मेरी एक राय फर्क है। हाँ अगर मैं ये मानता हूं कि हम, मुझे इस पे कोई शक नहीं कि यहाँ कुछ होगा नहीं, लेकिन जांच तो पहले करो ना। वो दैट वी विल क्रॉस द ब्रिज, लेकिन पहले जांच तो करो। बोलो तो जो 88 उसके आरोप हैं, उसकी उसकी उसमें उसकी मतलब उसकी रोशनी में आप अपनी जांच तो इंस्टीट्यूट करिए, ये जानते हुए कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट पहले। रवि साहब कुछ कहना चाह रहे थे। आनंदवर्धन, इसमें ना दैट आप अब जो बोल रहे हैं जांच कर ले, इसमें जो 88 पॉइंट्स में आधा तो इसका था दैट एफपीआईज एंड नो शेल कंपनीज का, उसका इन्वेस्टिगेशन तो 2021 जुलाई में से शुरू हुआ था। वो चल रहा है। एक मिनट दूसरा, दूसरा वाला जो ईडी, जो डीआरआई वाला रिलेटेड ओवर इनवॉइसिंग का, वो तो 2014 से चल रहा है। जो 2013 में जो डीआरआई ने केस फाइल किया 2014 में, यूपीए गवर्नमेंट जाने से पहले, तब से ये केस चल रहा है। नतीजा क्या है? सेस्टाट ने उसको अडानी को क्लीन चिट दिया था 2 साल पहले। जो उससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिव, इस गवर्नमेंट आने के बाद जितना इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे सीनियर, जो चार्जशीट वगैरह बनाया था, उनको सारा हटा दिया, नया लेके आया। सेस्टाट ने क्लीन चिट दिया, दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो द केस इज इन सुप्रीम कोर्ट. DRI went to Supreme Court almost 1.5 years ago. It's still lying there. So आप क्या जांच की बात कर रहे हो? क्या जांच करेंगे ये लोग? रवि साहब, मैं फिर से कह दूं, देखिए ऐसा है ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगा। अगर आप इसकी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट, जैसे बोफोर्स का है, हमने कुछ नहीं किया, सारा कुछ तो बोफोर्स का, उनके रेडियो ने, उनकी रेडियो ने किया, रफाल के भी केस में आज नहीं तो कल उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर रही हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक बार उस स्लॉट पे तो आने दीजिए ना। अगर वो स्लॉट में भी नहीं आएंगे तो ये तो कुर्ता पजामा पहने थे, और आई वाज सरप्राइज, ये अगली बार भगवा कुर्ता पजामा पहन लेंगे, हिंदू भी तो जाएंगे। नहीं, ये मैं तो कुर्ता पजामा पहन के आज तक अडानी जी को नहीं दे उन्होंने नहीं, और नेशनल फ्लैग और हमारा ट्राई कलर पीछे लगा हुआ था। हाँ, और नहीं, और कुर्ते पजामे में इसलिए आए सदरी पहन के कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो भगवा को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। मैं 2-3, देखिए एक बड़े सवाल है, और बड़े सवाल ये है कि मैं किसी को वो नहीं कह रहा, ये सारी चीजों का लिंक है। पीएम केयर फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड, अडानी फंडिंग, दे हैव अ कॉमन वो कैरेक्टर। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि नहीं, इट इज अ रिलीजियस वो है, हमसे कोई प्राइवेट है, तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए ना कि पब्लिक सेक्टर्स ने उसमें पैसा कैसे दिया पीएम केयर फंड में, हाउ अ पब्लिक सेक्टर गेव मनी। मेरा कहना है कि चीजें रिलेटेड हैं, और लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, आपका, रवि जी का या शीतल जी का जो भी लिमिटेड दर्शक, ऐसा नहीं है। अडानी जी और मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये जान लीजिए, एज फार एज द पब्लिक परसेप्शन। पीपल विल, अब अंबानी जी के लिए कहा जाता है कि सबको पैसा देते हैं, सब वो हैं, बिरला जी के लिए कहा जाता है, टाटा जी के लिए, लेकिन अडानी जी तो एक ही जगह के हैं। उनका मतलब ही बिलीव्स इन फ्रेंडशिप, बहुत बहु दोस्ती नहीं है उनकी, तो इसलिए वो चिपक तो गया है।
और ये उनको कुछ प्रूफ अगर नहीं भी हो, मैं तो ये भी कह रहा हूं प्रूफ नहीं भी हो, एज अ सेकंड पर्सन इन द वर्ल्ड, थर्ड पर्सन इन द वर्ल्ड, वो वाला तो भ्रम टूट गया लोग, दैट भ्रम है। हिंदुस्तान में कितने, अब वो तो आजकल में रिपोर्ट भी आती है, रवि जी या इन लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, इंडियन म्यूचुअल फंड जो छोटा मोटा एक्सपोजर भी था वो भी अपना बेच के भाग रहा है, क्वांटम या किसने वो भागा है, जो भी किसी का छोटा मोटा भी हाँ वो सब छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। आप जरा दुर्दशा देख लीजिए, आप भी कल दिल्ली से ट्रेवल कर रहे थे, आई वाज आल्सो ट्रेवलिंग, जो एयरपोर्ट ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं शरद भाई। अगर ये आप ये जो दुर्दशा हो रही है जरा होने तो दीजिए, ये आप कितने दिनों तक हमको आपको बेवकूफ बनाएंगे। तो दिल्ली एयरपोर्ट की आप जो ऑडानी के एयरपोर्ट है आप वहां जाके देख लीजिए, वहां दुर्दशा है, वहां अव्यवस्था है, देयर इज नो ऑर्डर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज समवन हु इज नॉट, वो नहीं इक्विप्ड है, पैसा लेके अंबानी जी ये सब काम नहीं करते थे, अंबानी जी पब्लिक सर्विस में कभी नहीं आते थे, वो अपना तेल का दाम कम करो ज्यादा करो, वो ये सब उस सब में रहते थे। अंबानी जी से किसी ने नहीं पूछा कि कोरोना में आपने अपने वो सब बंद कर दिए थे पेट्रोल पंप, हाउ यू कैन, पेट्रोल अपने हिसाब से बंद करेंगे और खोलेंगे, इट्स अ पब्लिक सर्विस। ये थोड़े जब मन आया तो आपने ताला लगा दिया, जब मन आया तो आपने खोल दिया, तेल के दाम घट गए तो आपने खोल दिया, तेल का दाम बढ़ गया तो आपने बंद कर दिया, एक परचून की दुकान खोले हुए हो क्या, ठीक है। अंबानी जी ऐसे काम करते थे जिसमें पकड़ में ना आए। यहाँ तो हम और आप, भाई आप बताइए कल आप कितनी देर लगी, इट इज अ मेस। आपको डर दोनों ही गलत है, लेकिन इस तरीके का प्रोटेक्शन शायद पहले नहीं दिया गया। रवि नायर शुड थ्रो लाइट ऑन दिस कि हैव यू, क्रोनी कैपिटलिज्म इज देयर प्रेवलेंट इन एवरी कंट्री, बट हैव यू एनी रिकॉर्ड और डू यू नो ऑफ एनी अदर केस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म जहां इस एक्सटेंट तक चला जाए कि गवर्नमेंट सब कुछ डिजाइन करने लगे, टेलर मेड बनाने लगे, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी जब कोई क्राइसिस हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आ जाए। It happened in Putin's Russia. Okay. Oh. Okay. Okay. It happened in Putin's Russia. It still keep happening. And you know, in East Asian like Korea, that Chaebol in the 60s and 70s. But here the difference is not in a democratic senate. The difference is India is an electoral democracy. Putin is an autocrat, right? So the difference is that in an elected democracy, this I haven't seen this happening when other sovereign countries are accusing our country, or they are saying in their parliament or parliamentary committees, saying that Indian Prime Minister pushed Mr. Adani's name to have business. It's happened not once but twice in Sri Lanka. One occasion I spoke myself. I interviewed the minister in Sri Lanka, the Minister of Port, and I interviewed the Port Authority chairman at length. I mean, on the record, they said that it's the Indian government put the pressure on the then Rajapaksa government that this business should be given to Adani. So it's I haven't seen something like that happening. Maybe and at least in India, in my memory, I haven't seen anything like that. Fine, we can this promoting one entity, saying that okay, this is we are promoting Indian business. That's not correct. If he wanted an Indian entity in Sri Lanka, he should have pushed the name of JNPT, Jawaharlal Nehru Port Trust, as one of the largest port operators in India, right? Right. It's not less than Mundra Port. It's Mumbai Port is one of the biggest, right? So why they didn't give the name of JNPT? Why Adani only? Right. So when Sri Lanka was trying for renewable energy. That's what I was saying earlier. The power board chairman said to the parliamentary committee that the then president Rajapaksa told him, this gentleman, Mr. Fernando, I forgot his full name, told him that he was under pressure from Mr. Modi that there should be this project, 500 megawatt solar power project should be given to Mr. Adani. Oh, okay. We have NTPC here. NTPC is also into renewables, right? We have so many companies here, right? Right. Why only Adani? इन्होंने पहले पूछा था, इन्होंने एक इलेक्शन रैली में पहले पूछा था, मामा का लड़का है क्या?
2014 से पहले मामा के घर से लेके आया था क्या, मामा का लड़का है क्या, राइट? सो आई मीन वी शुड आस्क द सेम, राइट। कि मामा का है कि चाचा का है। Exactly. लेकिन एक चीज, वन लास्ट क्वेश्चन रवि, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद? I think मैं एक चीज बता दूं, एक कंट्रोवर्सी और चल रही है और आज नहीं तो कल वो एक्सपोज होगी। बोरिस जॉनसन का लड़का इज वर्किंग इन अहमदाबाद। अगर बोरिस जॉनसन का लड़का अहमदाबाद में काम कर रहा है, मतलब जैसे लखनऊ में कोई बोरिस जॉनसन का लड़का काम करे तो मेरे और आपके दफ्तर में तो करेगा नहीं। तो अगर कर रहा है तो वो हम लोग नहीं करें, लेकिन वो विदेश में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये आज नहीं तो कल एक्सपोज करेंगे ही करेंगे कि वो किसके यहाँ। अच्छा, ये है, ये कंफर्म बात है। Very interesting. I mean, I don't know whether it's confirmed or not. Even if it is I there, also don't know. I assume it must be in some organization in Gift City, because it's a lot of financial institutions function from Gift City. So probably in one of them, probably. Maybe. One last question, Ravi. एक ये भी कहा जा रहा है, अडानी ग्रुप के लोग ये चीज फैला रहे हैं, और कल ही इत्तेफाक से मेरी किसी से मुलाकात हुई थी जिसने ये क्लेम कर रहा था कि ये जो है साहब, इसके पीछे देखिए अडानी कंपनीज का तो कोई इसमें कुछ नहीं होना है, खाली शेयर मार्केट की बात है, कोई कंपनी सब बिल्कुल साउंड चल रही हैं, और जो कुछ भी किया जा रहा है इसके पीछे विदेशी ताकतों का काम है। एक जमाने में इंदिरा गांधी के टाइम में if there was anything wrong happening, तो they would say कि विदेशी ताकतें, फॉरेन इंटरवेंशन। What do you have to say on this? विदेशी ताकतों के पीछे मैं भी हूँ। आप ऑर्गेनाइजर का जो आर्टिकल पढ़ा होगा आरएसएस माउथपीस का, उसमें मेरा भी नाम है। So I think विदेशी ताकतों का मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। So lot of people, अभिसार शर्मा, I think रवीश कुमार, आलोक जोशी, आलोक जोशी, बहुत सारे लोगों का नाम है, अजीत अंजुम, anybody who is doing true journalism by criticizing the wrongs in the government. News Minute and Dhunya Rajendran, The Wire, everyone is there. So okay, now see what exactly is going to happen, or what is happening right now. We have to understand that. Let's be a bit serious. Adani floated this follow-on public offer, FPO, because he wanted to raise 20,000 crore rupees immediately. Right. This 20,000 crore rupees was, in the initial public offer, in the public offer of the offer document of the FPO. I'm sorry, it's an offer document of the FPO. It was mentioned that a part of this will be used to clear some debts. A certain portion will be used for the development of certain airports, which is under Adani Group. Okay, and they have to invest in some other business also. I don't remember exactly where. Okay. So now that is gone. They couldn't raise the money, right? But they got oversubscribed, and then they eventually, he put up a facade of saying that I'm cancelling it. That's the reason for that. Why it was cancelled. That we have to look at that also. Exactly. The book running lead managers. If you look at the last report of Washington Post, the book running lead managers. One is this Opel Elara India, and the other one is Monarch. Acha. Yeah. So these people themselves bought Adani shares, which is illegal. If they are book running managers, they cannot buy the one which is floated for the. And in the FPO he closed it because he launched it for the public. He wanted to dilute promoter stakeholding and the public. This thing, it didn't happen. Na public retail में public ने 12% ही subscribe किया, वो तो हुआ ही नहीं. And if they say that industrialists involved that much, for example, it was said that Mr. Sunil Bharti Mittal of Airtel, he invested 1200 करोड़ रुपए. एक दिन के बाद उसका वैल्यू हो गया 600 करोड़ रुपए, क्योंकि आधा से ज्यादा नीचे गिर गया. Right. So justifying these things will be tough. So he cancelled it. Now, ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से raise करेंगे? That is one. Right. Adani's projects are very capital intensive. Most of the areas which he came into, except Adani Wilmar, it's very capital intensive, and almost all are infrastructure projects, except Adani Wilmar, right? So
वो एक्सपैंड करने के लिए जो नया बिजनेस लिया है, जो अनाउंस किया है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा अभी? Alright. It'll be tough for him to raise funds right now because banks will be very careful. Bonds, you're already seeing that the value is falling, and the international financial authorities like Citibank, Credit Suisse, JP Morgan. So I mean, they are not comfortable. If you look at S&P's ratings, which happened a couple of days ago, they are showing not much confidence. What happens is certain companies will not fail because they are generating cash. For example, Adani Ports and SE said it's generating cash, but those cash have to be used to service the existing loans. Problem tab hoga. This group has huge debts, right? अच्छा, okay. So अभी उनको इतने जो existing debts को सर्विस करना ही करना है, right? वो तो उससे तो बच नहीं सकते. So अभी FPO से एक सर्टेन पोर्शन 20,000 करोड़ का एक सर्टेन पोर्शन लोन सर्विस करने के लिए यूज करना था उनको, इसीलिए लिखा था. ओके, राइट. और इनको जो इनका एक बॉन्ड्स का इंटरेस्ट वगैरह इनको पे करना था. 423 करोड़ रुपए के आसपास है. डॉलर टर्म्स इफ यू कैन. सो उसका उतना पैसा अभी उनको इमीडिएटली चाहिए इन द नेक्स्ट 1 week. So with their existing cash flow and cash generation, up to an extent they can service their existing loans. Right. But उसमें कोई कमी रह गया, then it's a sand castle. It will be a free fall because. Ravi sir, I have a very small question. One last, there's very little time. There's no time left, Anand. जल्दी बोलिए. 10 seconds. ये जो FPO withdraw किया, it is because of his morality or because it was more prudent to withdraw because it was inviting more questions, raising more questions than. The second part of your question is my answer. The second part of your question is my answer. That is actually, see, that would have, if he has, what happens is once after a couple of days, I think by 3rd or 4th, the group had to publish the list of complete subscribers. They had to submit to BSE and SEBI. So in that, lot many people's name will come out. This Elara and the book manager's name also will come out, which itself is illegal. So it would have been very embarrassing. So there is nothing moral here. So okay, he can say that in the case of morality, he can say that he asked his friends to invest. And when they invested in less than 24 hours, his friends' money, the value of the money what they have invested become lost by 50% or more than 50%. So maybe that's the morality he might be speaking. Other than that, so how to justify? Ravi, I think it was more of a putting up a facade of taking a high moral ground. Exactly. And when the actual objective was only to save himself. Yes. यही होता रहा है. बिल्कुल बात बड़ी क्लियर है. समय ज्यादा हो चुका है, तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बाकी आपने सुना, रवि नायर को सुना, आनंद शेखर को सुना, शीतल को सुना. रवि नायर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, बड़ा स्पष्ट, बिल्कुल साफ सुथरा, साफ दिख रहा है. सुथरा तो नहीं है, लेकिन साफ दिख रहा है कि कितना इसमें कितनी गंदगी है और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से अडानी को बढ़ावा देने के लिए, अडानी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरीके से कि उनका किसी प्रकार से नुकसान ना हो, पूरे जुट गए हैं लोग. लेकिन हकीकत वही होगी जो हमने शुरू में कहा था कि जिस तरह हम्टी डम्टी के साथ पूरा शासन प्रशासन लग गया था बचाने के लिए, बच नहीं पाए थे. बाकी जो कुछ होगा वो समय बताएगा. आज के लिए इतना ही. आप सबका इस डिबेट में, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच रवि. थैंक यू.